आज से हम लोग 2024 में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके जितने भी पेपर हैं सारे को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले हम 2024 का सॉल्यूशन करेंगे, अगर 2024 का ख़त्म हो गया उसके बाद 2023 का करेंगे और वैसे ही ये सीरीज़ जारी रखेंगे। ये सीरीज़ का आज फर्स्ट डे है, तो कृपया करके आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज ये पहला आपका सेट है जो 20 फरवरी का है। 20 फरवरी 2024 में पूछा गया है। 20 फरवरी का आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का सेट है। आज से हम लोग सेट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज तब तक जारी रहेगा जब तक आपका जीडी 2025 का एग्ज़ाम ना हो जाए। 2025 के एग्ज़ाम के पहले तक ये सीरीज चलता रहेगा। इसमें पहले 2024 के सेट का सॉल्यूशन होगा, फिर 2023 का, वैसे ही ये सीरीज चलता रहेगा। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत है तो हम यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर लिख रहे हैं 9911499650। इस नंबर पे आप क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी तरह का आपको परेशानी है मैथ्स के अलावा अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत है तब भी आप इस नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में, थोड़ा बड़ा कर लें इस सवाल को, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। टोटल जितना भी उपस्थित था विद्यार्थी परीक्षा में उसमें से 93% विद्यार्थी पास हो गया। उत्तीर्ण का मतलब क्या है? पास हो गया है। तो जब 93% पास हो गया, पास है आपका 93%, तो फेल कितना हुआ होगा? 100 में से 93 को घटा लेंगे यानी 7% आएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है क्या कि 5275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? फेल। 5275 विद्यार्थी आपका फेल हुआ। यहाँ पे फेल कितना हो रहा है? 7%। मतलब 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 9275। फेल आपका हो रहा है 7 और यहाँ फेल हो रहा है कितना? 9275। मतलब 7 का वैल्यू दिया है कितना? 9275। तो पूछ रहा है क्या कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। परीक्षा में जो टोटल विद्यार्थी उपस्थित होगा उसको हम 100 मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? 100। तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है वो। 7 का वैल्यू दिया है 9275, 100 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से काटते हैं इसको, एक बार में लगेगा 7, 2 2 7 3 21, 1 7 7 दूना 14, 3 5 7 5 35, यानी 1 का वैल्यू आपका आ गया 1325। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब 1 का वैल्यू 1325 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 1325 गुना 100 यानी 132500। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मैथ्स में थोड़े कमज़ोर हैं या आप एकदम कम समझदार हैं, और उस हिसाब से धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को स्लो सॉल्व करने में दिक्कत है, उसको फास्ट चाहिए, तो कृपया वीडियो को आप 2x स्पीड में देखें। लेकिन हम क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व करेंगे ताकि जितने भी लोग हैं जिनको मैथ्स में थोड़ा परेशानी होता है उनका परेशानी सॉल्व हो जाए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दिए थे, उस पर आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, फिर उसको बाद में हम रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा नंबर आपका सवाल है 41 × 36। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा एक बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास। कहता है पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। बिफोर ब्रैकेट होता है, सबसे पहले किसका क्रिया होता है? ब्रैकेट का क्रिया होता है। उसके बाद किसका क्रिया होता है? ऑफ का होता है, ऑफ का। उसके बाद आपका डिवीज़न, मतलब आपका भाग का क्रिया होता है। सबसे पहले बिफोर ब्रैकेट का, फिर ऑफ का। ऑफ का मतलब का होता है। हिंदी में पढ़े होंगे, पहले का कर पीछे भाग तब गुना
तब जोड़ घटाव, यानी पहले का क्रिया होगा, फिर भाग का क्रिया होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का और फिर घटाव का क्रिया होगा। तो चलिए सबसे पहले आपका यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑफ का क्रिया करते हैं। 41 इंटू 36 गुना 4 144 हो जाएगा, 36 तो 144 होता है, भागा यहाँ देखिए ब्रैकेट का क्रिया, ब्रैकेट के अंदर में आपका है, ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले किसका क्रिया होगा, ऑफ का होगा, फिर भाग का होगा। पहले किसका क्रिया होता है, का क्रिया होता है। तो 96 गुना 2, गुना करने की ज़रूरत नहीं है, अब 96 गुना 2 खाली इसको लिख दीजिए। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो गुना लिख दीजिए। भागा में 24 है, तो भागा में 24 मतलब कि बटा 24, ठीक है। इसके बाद आपका है 41 इंटू 24 से हम काटेंगे इसको, 24 चौ 96, 24 चौ 96, 4 दूना क्या हो जाएगा 8। ब्रैकेट का क्रिया करते हैं पहले, तो भागा से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये भागा इधर है, इसका 8 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। 41 गुना 144 में हम 8 से भागा दे रहे हैं, 144 में 8 से भागा दे रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 144 भागा 8, 8 एक बार में 6 4 8 64। चलिए आपका 18 निकल के आ गया, 18 आ गया। अब सॉल्व कर लेंगे, 18 गुना 1 क्या आ जाएगा, 18 का पहाड़ा पड़ते हैं, 18 गुना 1 क्या आएगा 18, बाकी 8, सॉरी 18 गुना 1 18, 18 का 8 लिखेंगे, बाकी 1, फिर 18 चौ 72 और 1 कितना हो जाएगा 73। 18 का डायरेक्ट पहाड़ा पड़ दिए, 18 का पहले एक बार पढ़े, 18 गुना 1 18, 18 का 8 बाकी 1, फिर 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 18 चौ 72 और 1 कितना हो जाएगा 73, यानी कितना गया 738, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी धन राशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, 40 वर्ष तक, टाइम कितना दिया हुआ है 40 साल दिया हुआ है, टाइम आपका दिया है 40 साल, 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। 40 वर्षों तक प्राप्त जो ब्याज है क्या है, राशि का 2/5 है। तो हम राशि को मान लेते हैं, देखिए राशि का 2/5 है, हम जो हर में रहेगा उसी को राशि मान लेंगे, जो हर में रहेगा उसी को राशि मान लेते हैं। तो राशि हम 5 मान लिए। धन राशि का मतलब क्या है, मूलधन से है, धन राशि का मतलब क्या है, मूलधन, मूलधन। तो हम मूलधन को मान लिए 5, ब्याज क्या है धनराशि का 2/5, अगर मूलधन को हम 5 मान लिए, ब्याज क्या है, ये जो धन राशि है उसका 2/5 है, मतलब 5 से 5 कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो ब्याज आपका कितना निकल गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको दिया है कितना साल, 40 साल दिया हुआ है, यहाँ देखिए 40 साल दिया हुआ है। साधारण ब्याज कह रहा है क्या, राशि का 2/5 है, जो हर में दिया है उसी को हम राशि मान लिए, हर में 5 था तो हर 5 को राशि मान लिए। ब्याज क्या है इसका, जो भी राशि माने हैं उसका 2/5, तो 5 माने हैं तो 5 का 2/5 कितना आ जाएगा 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए। आप बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे 9-10 से ही कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब देखिए ब्याज आप निकाले हैं कितना 2, ब्याज कितना निकाले हैं आप 2, मूलधन कितना ये है आपका 5, टाइम कितना है आपका 40 साल है, दर पूछ रहा है आपसे, देखिए वार्षिक ब्याज का दर आपको निकालना है बटा 100, ठीक है। बस 5 से काटेंगे 20 25 100, फिर आपका 20 से काट देंगे 20 दूना 40 और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, आर का वैल्यू 1। आर क्या है, ब्याज दर है, ब्याज दर को प्रतिशत में लिखते हैं, 1 आया मतलब 1%, 2 आएगा मतलब 2%। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि आर जो है एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। फिर कहता है कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। अब देखिए टोटल काम तो 90 दिन में आर कर रहा है, तो 45 दिन में कितना काम करेगा ये पूछ रहा है आपसे। 90 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 45 दिन में कितना काम करेगा, तो 90 दिन का आधा क्या होता है 45 दिन, तो आधा दिन में आधा काम करेगा, मतलब 100% टोटल काम है तो आधा दिन में 50% काम करेगा। सीधा सीधा बात है। निकालेंगे कैसे, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो पूछ रहा है कि 45 दिन में कितना काम करेगा, तो 45 को ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 45 दूना 90, 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100, यानी 50% आ जाएगा। टोटल काम को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे,
और जितना काम वो किया है तो कह रहा है कि 45 दिन में कितना काम करेगा तो 45 के ऊपर। अगर बोलता कि 30 दिन में कितना काम करेगा तो 30 के ऊपर लिखते। अगर बोलता 10 दिन में कितना काम करेगा तो 10 के ऊपर लिखते। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 45 दिन में कितना काम करेगा तो 45 के ऊपर लिखेंगे। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 50% आंसर आ जाएगा आपका। इतना धीरे धीरे सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको परेशानी होगा तो आपको एक जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं कृपया उस पर ज़रूर मैसेज करिएगा, अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तब उसका कोई हम सोल्यूशन निकालेंगे। और अपने बारे में बता दें कि हम ऑलरेडी SSC CGL में सिलेक्टेड हैं, 2 टाइम्स ऑलरेडी हम सिलेक्टेड हैं। तो हमको पता है कि आपको कैसे मैथ्स पढ़ना चाहिए ताकि आपका 20 में कम से कम 18 क्वेश्चन बन जाए। बनने के लिए तो जो सीरियस कैंडिडेट रहेगा 20 में 20 भी बनेगा, लेकिन कुछ लोग का थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम होता है तो कम से कम 18 तो बनना ही चाहिए। GD में कुछ उतना डिफ़िकल्ट सवाल देता नहीं है, नॉर्मल सवाल ही है, एकदम बेसिक सवाल है। सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि कोई भी आपका क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं तो आप पहले खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, अगर हो भी गया तो फिर से आप सॉल्यूशन देखिए कि उसको और कैसे ईजी तरीक़ा से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बनाने का क्षमता बढ़ेगा। सिर्फ देख करके क्या होता है कि आप देख करके सीख जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो आसानी है। पहले खुद से ट्राई करिए और फिर देखिए, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन आसान है या फिर डिफ़िकल्ट है। आप आगे जाके इसको कर पाएंगे कि नहीं। हर क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार बना के देखिए और फिर उसका सलूशन देखिएगा। बाकी आगे हम आपको और स्ट्रेटजी बताते रहेंगे। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। चलिए, एक विद्यार्थी है, कोई आपका विद्यार्थी है, वो क्या है 75% अंक लेके आया है। कितना अंक लेके आया है? 75% अंक लेके आया है। और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी को 75% अंक मिला और दूसरा विद्यार्थी के बारे में कह रहा है कि 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी, ये फर्स्ट विद्यार्थी है पहला और ये सेकंड है दूसरा विद्यार्थी है। तो कहता है पहला विद्यार्थी जो है 75% अंक लाया है और दूसरा व्यक्ति जो 60% अंक लाया है उससे 30 अंक ज़्यादा है। 75% वाला क्या है? 60% से 30 अंक ज़्यादा है। 75% वाला जो विद्यार्थी है वो 60% वाले से 30 अंक ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि इन दोनों का अंतर क्या है? 30 अंक का है। अगर हम ये कहें कि आप जो है मेरे से 30 रुपया ज़्यादा हैं, आपका वैल्यू जो है मेरे से 30 रुपया ज़्यादा है, मतलब ये है कि आप में और मेरे में 30 रुपये का अंतर है। जैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपया होगा और आप मेरे से 30 रुपया ज़्यादा हैं, मतलब आप 130 हैं, तो 130 को 100 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 का अंतर आ जाएगा। अगर हम कहें कि आप मेरे से 10 रुपये ज़्यादा हैं, मतलब कि आप में और मेरे में 10 रुपये का अंतर है, मतलब हम 100 हैं तो आप 110 हैं। ठीक है। अगर आप मेरे से 20 रुपये ज़्यादा हैं, मतलब हम दोनों में 20 का अंतर है। तो उसी तरह से पहला विद्यार्थी 75% अंक लाया है और दूसरा जो 60 लाया उसे 30 ज़्यादा है। तो 30 ज़्यादा है मतलब इसमें और इसमें 30 का अंतर है, तो दोनों का अंतर 30 हो गया। अब 75% 15% 60% घटाएंगे तो कितना आएगा? 15%। अब बराबर कितना इधर दिया है? 30। 15% का वैल्यू आपको आ गया कितना? 30 आ गया। पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक। परीक्षा का अधिकतम अंक हमेशा क्या होता है? 100 मान के चलते हैं। परीक्षा का अधिकतम अंक हमेशा 100 मान के चलते हैं, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 15% का वैल्यू 30 है तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, काट लेंगे। 1% का वैल्यू 2 आ गया। आपसे पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक। परीक्षा का अधिकतम अंक हमेशा हम कितना मान के चलते हैं? 100%। तो 1% का वैल्यू 2 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 2 गुना 100 200। चलिए नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में, हाँ देखिए 10 बरस में कितना हो गया? बाई का मतलब ईयर है। 10 साल में कितना हो गया? 2 गुना हो गया है। 10 साल में 2 गुना हो गया है। कहता वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 10 बरस में कितना गुना हो गया? 2 गुना। अब कह रहा है कि धनराशि क्या हो जाना चाहिए? 4 गुना हो जाना चाहिए। 4 गुना होना चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा? 10 बरस में 2 गुना हो गया है, 4 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है आपसे।
CI में आपका ऐसे बनाएंगे, SI में अलग तरीका से बनाते हैं। ये CI का सवाल है, CI में बनाने का ये तरीका है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन ऐसा आए तो ऐसे किस तरीका से बनाते हैं वो। अगर साधारण ब्याज रहता है तो क्वेश्चन को अलग तरीका से बनाते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो अलग तरीका से बनाएंगे। 10 साल में 2 गुना, कितने साल में आपका 4 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि 2 के पावर में क्या रखें कि 4 आ जाएगा। 2 के पावर में क्या रखें कि 4 आ जाएगा, तो 2 के पावर में 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 8 होता, 8 गुना होता, नीचे ये 8 गुना अगर होता तो हम सोचते कि 2 के पावर में क्या रखें कि 8 आ जाएगा, तो 2 के पावर में 3 रखते तो 8 आता। फिलहाल 4 है तो 2 के पावर में क्या रखें कि 4 आएगा, 2 रखने से। तो इसी 2 को इस टाइम में क्या करना है, गुना कर देना है। 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20 साल। अगर ये पावर 3 आता यहाँ पे तो 10 में 3 से गुना करते तो 10 या 30 साल आता। ठीक है, फिर से चलिए फिर से इसी सवाल को फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ईजी है। कहता है कि 10 साल में कोई धनराशि कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है, तो कितने साल में धनराशि आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ये हम यहाँ सोचेंगे कि 2 के पावर में क्या रखें कि ये 4 आ जाए, तो 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बस इसी 2 को इस 10 से गुना कर देना है, 2 को गुना कर देना है। 10 गुना क्या आ जाएगा, 20 साल आ जाएगा। 20 साल, इस पावर जो भी पावर में रखेंगे उसी को इससे गुना कर देना है, 20 साल। CI के केस में सवाल को ऐसे बनाया जाता है। अगर किसी को कोई चैप्टर में भी दिक्कत है कि वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं, उस चैप्टर को भी हम पढ़ाएंगे आगे जा कर के। आगे कह रहा है क्या, एक रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है। मान लीजिए कि आप ही रोहित हैं, तो आप 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदे, फिर उसकी मरम्मत पे 180 रुपये खर्च कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रैमुल विक्रैमुल का सेंस है। तो अगर किसी सामान को आप खरीदते हैं और उसके बाद उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, वो आपके क्रैमुल में ही ऐड हो जाता है। चाहे उसको मरम्मत कराने में आप खर्च करें, चाहे उस सामान को परिवहन में खर्च हो, मतलब सामान कहीं से आप ले करके आ रहे हैं तो आपका भाड़ा लग गया 200 रुपया, तो वो क्रैमुल में ही ऐड हो जाएगा। तो आप 2320 रुपये में खरीदे बल्ला और 180 रुपये मरम्मत में लगा दिए, मतलब आपका क्रैमुल 2320 नहीं है, 2320 प्लस 180 है। क्रैमुल क्या है, 2320 प्लस 180 है। जो भी आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे वो क्रैमुल में ही जोड़ के आप नया क्रैमुल बनाएंगे। तो ये आपका रियल क्रैमुल हो गया 2320 प्लस 180, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो क्रैमुल आपका कितना आ गया, 2500। फिर कहता है यदि वह इसे 2400 रुपये में बेच देता है। यहाँ देखिए अब विक्रैमुल का बात है। विक्रैमुल को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्रैमुल को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो विक्रैमुल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है इंग्लिश में तो विक्रैमुल ऐसे लिख सकते हैं। विक्रैमुल कितना है, 2400 रुपया है। क्रैमुल 2500 है, विक्रैमुल कितना है, 2400 है। तो हानि का प्रश्न पूछ रहा है। ऑब्वियस बात है, अगर किसी सामान को आप 2500 में खरीद लिया और 2400 में बेच दिए, ज़्यादा में खरीदे हैं लेकिन बेच रहे हैं कम में, तो हानि ही होगा। तो यहाँ पे 2500 में खरीदे हैं, 2400 में बेच रहे हैं, तो हानि होगा। कितना परसेंट हानि होगा पूछ रहा है। सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो का मतलब क्या है, आप इसको जितना काट सकते हैं उतना काट लीजिए। तो हम क्या काट सकते हैं, 00 से 00 कट कर लेंगे। मतलब क्रैमुल कितना हो गया मेरा 25 और विक्रैमुल कितना हो गया मेरा 24। काटने से क्या होता है ना कि आपका सॉल्यूशन आसान हो जाता है और कुछ नहीं। आप नहीं चाहेंगे तो नहीं भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, लेकिन काटने से सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो पहले रेशियो में बदल लेंगे, मतलब थोड़ा सा डाटा को काट सकते हैं आप। तो क्रैमुल 25 हो गया, विक्रैमुल आपका कितना हो गया 24 हो गया। तो कह रहा है कितना का लॉस हो रहा है, तो कितना का लॉस हो गया, 25 में खरीद के 24 में बेचे, 1 का लॉस हो गया। लॉस हमेशा क्रैमुल पर ही निकलता है। लॉस या प्रॉफिट हमेशा, हानि या लाभ हमेशा क्रैमुल पर निकलता है। तो क्रैमुल कितना है 25 परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी क्या हो जाएगा 4%। 4% का आपको लॉस हो गया है। प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है, क्रैमुल पर निकलता है। तो यहाँ पे 25 में खरीद के 24 में बेचे थे तो आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा था। लॉस कितना में होता है, हमेशा क्रैमुल पर होता है, तो बटा 25 गुना 100। 7200 रुपये को PQR के बीच क्रमशः इतना के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए PQR ये 3 आदमी है, इसके बीच आप 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांट दिए। कितना का राशि है, 7200 का राशि है। टोटल राशि आपका 7200 है। इसको आप बांटे हैं PQR में, किस रेशियो में, 1/2, 4 और 3/2 में। सबसे पहले इस रेशियो को हमको सॉल्व करना पड़ेगा।
अगर डायरेक्ट दिया रहता 2:3:4 तो सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था, इसमें सॉल्व क्या ही करेंगे। लेकिन चूँकि बटा में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सीधा सा काम है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं, जैसे आप भिन्न का जोड़ निकालते हैं, वैसे ही इसको निकालना है, बस जोड़ के जगह पे अनुपात लिखना है। तो भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले दिए गए सभी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे 2 है, तो 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लिए, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 3 3 आ जाएगा। ऐसे आप भिन्न का जोड़ निकालते हैं। यहाँ पे खाली जोड़ के जगह पर क्या लिख देंगे, अनुपात लिख देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, बस नीचे में जो आपका एलसीएम लिए थे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको कैंसिल कर देंगे। मतलब रेशियो क्या आ गया, 1:8:3। ठीक है, भिन्न के जोड़ जैसा एलसीएम निकाल लेंगे, भिन्न के जोड़ जैसा रेशियो निकाल लेंगे, नीचे वाला डाटा को कैंसिल कर देंगे, उसको देखेंगे नहीं, बस निकालते समय यूज करेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे। तो रेशियो आ गया क्या, पी क्यू का रेशियो क्या आ गया, 1:8:3 आ गया। इसको नीचे लिखते हैं 1:8:3। अब कह रहा है कि तीनों को कितना दे रहे हैं, 7200 दे रहे हैं। यहाँ से कितना दे रहे हैं, पी को दे रहे हैं 1 रुपया, क्यू को दे रहे हैं 8 रुपया, आर को दे रहे हैं 3 रुपया, यानी 1 8 9 9 3 12 रुपया टोटल अब दे रहे हैं। और यहाँ पे टोटल कितना दे रहे हैं, 7200 दे रहे हैं, यानी 12 का वैल्यू कितना है, 7200 है। 12 का वैल्यू कितना है, 7200 है। तो कहता है आर का हिस्सा बताइए। आर का हिस्सा देखिए, आर का हिस्सा कितना है, 3 है, यानी 3 का वैल्यू पूछ रहा है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 6 72, 600। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 गुना 3, 600 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। देखिए, पार करने में जो समय लगता है, पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, डी रिलेटिव बटा वी रिलेटिव। पार करने में लगा समय क्या होता है, डी रिलेटिव बटा वी रिलेटिव। डी रिलेटिव का मतलब क्या है, 2 रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। डी रिलेटिव का मतलब क्या है, दोनों के लंबाई का योग, पहला गाड़ी का लंबाई प्लस दूसरा गाड़ी का लंबाई, ये फिक्स है, पहला गाड़ी का लंबाई प्लस दूसरा गाड़ी का लंबाई। डी रिलेटिव का मतलब क्या है, दोनों की लंबाई का योग। भी रिलेटिव का क्या मतलब है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो भी रिलेटिव का मतलब हो जाएगा V1 माइनस V2, दोनों के चाल का डिफरेंस। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अपोजिट में चलेगा तो जुड़ जाएगा, सेम में चलेगा तो घट जाएगा चाल, बस इतना ही मतलब है। तो यहाँ क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत में चल रहा है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, लेकिन समान चाल है। समान चाल मतलब V1 और V2 दोनों बराबर है, यानी कि अगर एक का चाल 10 है, दूसरा का चाल भी 10 ही है, समान चाल है। तो एक का चाल अगर भी मान लें तो दूसरा का चाल भी क्या हो जाएगा, भी ही हो जाएगा, यानी भी रिलेटिव की जगह पर भी प्लस भी हो गया। ठीक है, या एक्स माने तो 1 से x दोनों का हो जाएगा। फिर कहता है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, मतलब D1 भी 320, D2 भी 320, तो 320 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 640। 320 प्लस 320 640। D1 भी 320 और D2 भी कितना, 320, दोनों का लंबाई आपका सेम है। 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। पार करने में कितना समय लगा रहा है, 18 सेकंड लगा रहा है। तो चाल पूछ रहा है, यानी भी का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं इधर, ये 2 भी को इधर लेके आते हैं। 2 भी बराबर कितना हो जाएगा, 640, 18 नीचे चला जाएगा, 18 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 32 दूना 64। ठीक है, ये आ गया 320/18। ये किलोमीटर पर घंटा में नहीं आया है, मीटर पर सेकंड में आया है। किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। क्यों, चूँकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आ गया V1। भी किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 520, यानी आ जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई में
14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितना % घटाई जानी चाहिए। देखिए इस डाटा को थोड़ा सा हम ईजी करते हैं। 14.28 की जगह पर अगर मान लेते हैं डाटा दिया रहता, आपको मान लेते हैं कि आपका दिया रहता 20, ठीक है। मान लेते हैं क्या दिया रहता कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितना घटाना चाहिए। लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितना % घटाई जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 14.28 ना देके 20 दिया रहा था, तो जो डेटा दिया है उसको अंश में लिखेंगे, अंश मतलब ऊपर, और अगर ये वृद्धि है कि इतना % वृद्धि कर रहा है तो 100 से जोड़ के नीचे लिखेंगे। और अगर एक कमी रहता कि 20% का कमी कर जाए, क्या लिखा रहा था इसमें, कमी लिखा रहा था, तो 100 से घटा के लिखते हैं, यानी 100 - 20 80, ठीक है। वृद्धि रहेगा तो 100 से जोड़कर, कमी रहेगा तो 100 से घटाकर। जो भी डेटा दिया रहेगा उसको अंश में लिखेंगे। 20 दिया है तो 20 को अंश में लिखेंगे, 20 दिया है तो 20 को अंश में लिखेंगे। अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 से जोड़ के, कमी कहता तो 100 से घटा करके, 100 से घटा के 20 लिखते तो 80 हो जाता है। फिलहाल वृद्धि कर रहा है तो 100 से जोड़ के, आप परसेंटेज के लिए 100 से गुना, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है आपका 20 ना देके क्या दिया है, 14.28 दिया हुआ है, 14.28 दिया हुआ है। तो जो भी डेटा दिया है उसको क्या करना है, अंश में लिखना है। 14.28 कहते हैं इतना % का वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि का बात कर रहा है तो 100 से नीचे जोड़ के, यानी 114.28। 100 में अगर 14.28 जोड़ेंगे तो 114.28 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जैक्ट तो नहीं काट पाएंगे हम, लेकिन मोटा मोटी काट देते हैं। ये आपका 8 से कट जाएगा, ठीक है। 14 8 बलोतल से 112 के आसपास, और 28 × 8 क्या आएगा 256, मतलब 2.56। ऑलमोस्ट आपका 8 से कट जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं, ऑलमोस्ट 8 से आपका कट जाएगा। अब देखिए 2 × 8 25 × 100, 25/2 यानी क्या आ जाएगा 12.5%, लगभग में आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पॉइंट का फ़र्क रहेगा, पर 12 के आसपास में एक ही ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डेटा रहेगा उसको अंश में लिखेंगे, नीचे में क्या करेंगे 100 से जोड़ के, अगर वृद्धि कहेगा तो, कमी कहेगा तो 100 से घटा के, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये सब सवाल आपका काफ़ी कॉमन है, हर एग्जाम में आता है। एसएससी सीजीएल में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप में ही नहीं, सीजीएल में भी बहुत बार ये आता है। सीजीएल का प्री का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार आया हो रहेगा ये क्वेश्चन। आगे क्या कर रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी केवल 10% काम पूरा हुआ है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। प्रतिशत के लिए नीचे में 100 लिखते हैं, प्रतिशत के लिए नीचे में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे में 100 लिखते हैं। तो 10% का मतलब क्या है 1/10, ठीक है। तो 8 दिन तक जब काम की तो उसको क्या पता चला कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। 10% मतलब 1/10, तो 1/10 काम पूरा हुआ है कितना दिन में, 8 दिन में। 10% मतलब कितना हुआ 1/10 हो गया, तो 1/10 काम पूरा हुआ 8 दिन में। तो एक काम पूरा कितने दिन में होगा, ये काम ऊपर है, 10 को 8 से गुना कर देंगे इधर ले जा करके, तो 80 दिन में। एक काम का मतलब क्या है, एक काम का मतलब है कि पूरा, एक भाग का मतलब क्या है पूरा काम, मतलब पूरा काम होगा कितना दिन में हो रहा है 80 दिन में हो रहा है। चलिए तो निकल गया आपका। फिर से सवाल को देखते हैं, कहता है क्या कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक 10% काम पूरा हुआ है, मतलब 1/10 काम पूरा हुआ है 8 दिन में। तो एक काम पूरा कितना दिन में होगा 80 दिन में। एक का मतलब टोटल काम, तो टोटल काम 80 दिन में पूरा हुआ, किसके द्वारा, राखी के द्वारा। ये 80 दिन में कौन पूरा कर रही है, राखी पूरा कर रही है, राखी। फिर कहता है वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। यहाँ देखिए राखी और पूनम को बात हो रहा है, राखी से 20% अधिक कुशल है। कुशल को लिखते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्षमता। तो कहता है पूनम को काम पर रखती है और जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो 20% अधिक कुशल है मतलब राखी की अगर क्षमता 100 है तब पूनम का क्षमता क्या होगा 20% अधिक, मतलब 120 मतलब क्या हो जाएगा क्षमता 5 और 6, 20 × 100 20 का 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। शेष काम कहने का मतलब यह है कि आपका राखी का काम कितना दिन का है, 80 दिन का काम है। राखी का क्षमता क्या है 5 है,
ये अभी क्षमता निकाले हैं 5 है। 5 है मतलब क्या कि एक दिन में 5 काम करती है। क्षमता क्या बताता है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, कितना काम करने का क्षमता है। तो क्षमता यहाँ चूँकि 5 है, ये क्षमता क्या है 5 है, इसका मतलब है कि राखी एक दिन में 5 काम कर सकती है। तो चूँकि वो 80 दिन तक काम करती है तब काम पूरा होता है। मतलब टोटल काम कितना है, जब एक दिन में ये 5 काम कर रही है और 80 दिन में पूरा काम होता है, मतलब 8 गुना 80 गुना 5 यानी 400 काम है टोटल। टोटल कितना काम है, टोटल आपके पास 400 काम है। कहता है शेष काम को पूरा करना है। शेष काम मतलब क्या, पहले तो 10% काम हुआ था पूरा शुरू में, तो जब 10% काम हुआ था तो जो भी टोटल काम है उसका 90% काम और बचा हुआ है। जब 10% आप कर ही दिए हैं तो कितना और बचा हुआ है, 90% बचा हुआ है, यानी 400 का 90% काम बचा हुआ है। कहता है शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा उन्हें, मतलब क्या, राखी और पूनम दोनों को। तो राखी और पूनम दोनों का क्षमता कितना है, 6 5 11 है। 11 की क्षमता से कितना दिन में कर देगी, 400 का 90% काम 11 दिन में, 11 की क्षमता से कितना दिन में करेगी। परसेंट से डबल जीरो काट, ये हो जाएगा 360, 11 नीचे आ जाएगा बराबर डी। आंसर क्या आ जाएगा 360/11 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए और बी, ए भी बेच रहा है 5,000 में अपना घड़ी और बी भी बेच रहा है 5,000 में अपना घड़ी। ठीक है, दोनों अपना अपना घड़ी 5,000 में बेचता है। कहता है ए को 25% लाभ अर्जित करता है। ए जो है 25% लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% हानि होता है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात, ये क्या दिया हुआ है आपका, ए 5,000 में बेच रहा है मतलब ए का विक्रय मूल्य है, ये बी 5,000 में बेच रहा है मतलब बी का विक्रय मूल्य है। हमको दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं देखिए, 25% ए लाभ अर्जित कर रहा है तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 125। 100 क्रय मूल्य हम अपने आप में 100 मान के चलते हैं, क्रय मूल्य अपने आप में 100 मान के चलते हैं। तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछेंगे तो 25 जोड़ देंगे, नहीं 125। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बोलेंगे तो 110, 10 जोड़ देंगे। 15% लाभ पर विक्रय मूल्य बोलेंगे तो 15 जोड़ देंगे 100 में, 115। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, 40% लाभ पर विक्रय मूल्य 140। बस 100 में लाभ को जोड़ देना है। 50% लाभ पर विक्रय मूल्य 150, 60% लाभ पर विक्रय मूल्य 160। ठीक है, तो यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, एक को लाभ कितना का हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125। 25% लाभ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करते हैं, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करते हैं। विक्रय मूल्य 5,000 था, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 होगा। क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। ठीक है, ये ए का क्रय मूल्य निकल गया। अब बी का क्रय मूल्य निकालते हैं। कहता है बी को 10% हानि होता है, 10% हानि पे विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 - 10, हानि रहेगा तो घटा के लिखते हैं, 100 - 10 यानी 90। 20% हानि पर विक्रय मूल्य 100 - 20 यानी 80। 5% हानि पर विक्रय मूल्य 100 - 5 यानी 95। फिलहाल आपका 10% है तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य 100 - 10 यानी 90। तो ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए, 10% हानि पर विक्रय मूल्य 90 आएगा, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। तो ये हो गया ए का क्रय मूल्य और ये हो गया बी का क्रय मूल्य। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए 5,000 से 5,000 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ये 90 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 125 उधर चला जाएगा। 63 गुना कर देते हैं, काटेंगे तो 18 × 5 = 90, 25 × 5 = 125, यानी दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो क्या आ गया, ए का क्रय मूल्य 18, बी का क्रय मूल्य 25, 18:25। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। चलिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य मतलब जो कुर्सी पे छपा हुआ रहता है, जो स्टिकर लगा रहता है। तो 2,000 का स्टिकर लगा हुआ है, अंकित मूल्य 2,000 का है। कहता है 20% और X% का 2 छूट देने के बाद कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है। अंकित मूल्य तो 2,000 है, लेकिन बेचा कितना में गया, वो 1,400 रुपये में बेचा गया। तो कैसे बेचा गया, एक बार 20% छूट दिया गया, एक बार X% छूट दिया गया। तो जब पहला बार 20% आप छूट देंगे, 2,000 का अंकित मूल्य है, 2,000 का अंकित मूल्य है, 20% छूट दिए, मतलब 2,000 का 80% में बेच दिए। 2,000 का सामान है 20% छूट पर, 20% छूट पर मतलब 80% में बेचेंगे, 10% छूट पर मतलब 90% में बेचेंगे। ठीक है,
तो 20% छूट पर 80% बेच दिए, परसेंट से डबल जीरो कट हो जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे में 2 जीरो। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे में 2 जीरो होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ऊपर वाला। अब कितना आ गया, 8 दूना 16, 160 और 1 जीरो और। 2000 का सामान 20% छूट पर आप 1600 में बेच दिए। दूसरा बार X% छूट दिए, वही पूछ रहा है कि X का मान क्या होगा। मतलब कि 1600 का सामान इस बार कितना में बेच रहे हैं, पहला बार 20,000 का सामान 20% छूट पर 1600 में बेचे, दूसरा बार 1600 का सामान X% छूट पर 1400 में बेच रहे हैं। तो कह रहा है कितना छूट दिया, तो 1600 का सामान 1400 में बेच रहे हैं तो कितना छूट दिया, 200 का छूट दिया। 200 का छूट कितना में दे रहे हैं, 1600 में। 1600 में परसेंटेज के लिए 100 से गुना, डबल से डबल जीरो कट हो जाएगा। 4 चौ 16, 520, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी 12.5%। 25/2 मतलब क्या होता है, 12.5%, यानी दूसरा छूट क्या है, 12.5% है। चलिए नेक्स्ट, एक क्रिकेट में 7 पुरुषों की आयु इतना है तो उनकी औसत आयु क्या होगा। औसत क्या होता है, सब जो भी दिया है सबको जोड़ दीजिए, 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 सबको जोड़ देंगे। बटा में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे देंगे। चलिए सबको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिए, 2 8 10, 10 4 14, 14 9 23, 23 1 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 का 5 बाकी 3, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 3 17, 175 आ गया। बटा में 7 नंबर है तो बटा में 7, औसत निकल जाए कितना, 25 और 175 होता है। औसत क्या होता है, टोटल को जोड़ देते हैं और जितना नंबर है उसे भाग देते हैं। टोटल को जोड़ते हैं और जितना नंबर है उसे भाग देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, 33 + 7 कितना होगा, 40 गुना 44 भागा 2 कितना होगा, 22 दूना 44 होता है, गुना 5 गुना 5 कितना होगा, 25। ब्रैकेट वाला काम खत्म हो गया। अब सॉल्व करना है। 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 25 चौ 100 होता है, 100, 1 जीरो और है। अब गुना ये 22 है, 22 गुना 100 कितना, 22 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 22,000। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100। सपना खर्चा कैसे कर रही है, पहला 3 महीने के लिए 1100 खर्च कर रही है। औसत खर्चा, पहला 3 महीने के लिए औसत खर्चा 1100 है। फिर कल अगला 5 महीने के लिए 1000 रुपया, अगला 5 महीने के लिए औसत खर्चा 1000, मतलब कि हर महीना में 1,000 खर्च कर रही है। और अंतिम 4 महीनों के लिए औसत खर्चा कितना है, 1200 है। तो पहला 3 महीने के लिए औसत खर्च था 1100, मतलब प्रत्येक महीना में 1100, तो 3 महीनों में कितना खर्चा हो जाएगा, 3300। यहाँ क्या था, एक महीना में 1000, तो 5 महीना में कितना हो जाएगा, 5000। एक महीना में 1200, तो 4 महीना में 1200, 4800। कुल खर्चा निकल गया। ये आपका क्या आ गया, कुल खर्चा आ गया, कुल खर्चा आ गया। 5 कैसे जोड़ेंगे, डबल जीरो तो है ही सब में, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, फिर 8 0 3, 8 3 11, बाकी 1, 4 5 9 9 3 12, 12 1 13, 13,100 क्या आ गया, कुल खर्चा आ गया। फिर कहता है कुल वार्षिक बचत 1300 है, यानी 13,100 तो खर्चा कर दी, अब बचाई कितना, 1300। तो अगर बचत को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा आय निकल जाएगा। खर्चा में बचत को जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगा। आप खर्चा किए 100 रुपया, बचत आपका है 20 रुपया, मतलब टोटल आय आपका 120 रुपये का है। आप खर्चा किए 500 रुपया, बचाए 300 रुपया, मतलब टोटल आय आपका 800 का है। 500 खर्चा किए, 300 बचाए, तो आय टोटल कैसे निकालते हैं, खर्चा में बचत को जोड़ देते हैं। तो खर्चा हुआ 13,100, बचत हुआ 1300 रुपये, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 0 4 4 1, 14,400 टोटल इसका आय है। तो कह रहा है कि औसत मासिक आय पूछ रहा है, ये सालाना आय 14,400 है, मासिक आय के लिए 12 से भागा दे देंगे। आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 12 से ही कट जाएगा ये, 12 पर डबल जीरो, ठीक है। मासिक आय के लिए 12 से भाग देंगे, अगर सालाना ही पूछा 14,400 ही आंसर हो जाता। चलिए यहाँ पे m अनुपात n क्या दिया है, 9:6, मतलब क्या है, m का वैल्यू 9 है, n का वैल्यू 6 है, बस और कुछ नहीं है। तो m का वैल्यू 9 है, यहाँ पूछ रहा है क्या, m + n अनुपात m - n, तो m का वैल्यू 9, n का वैल्यू 6, तो 9 6 15, m + n पूछ रहा है तो 9 + 6, यहाँ m - n पूछ रहा है, m का वैल्यू 9 है, n का वैल्यू 6 है, 9 - 6, इधर 15 हो जाएगा, इधर 9 में 6 के 3 हो जाएगा, रेशियो कट जाएगा कितना, 5:1,
बस रेशियो दिया है मतलब एम एन का वैल्यू दिया है, बस पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है, उस पर 25% छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5175, मतलब आप वस्तु को बेच रहे हैं 5175 रुपये में और उस पर 25% छूट दिए हैं, तो 25% छूट पर आप कितना में बेचिएगा, 25% छूट पर कितना में बेचिएगा 75 में। 25% छूट पर कितना में बेचते हैं 75 में। 20% छूट पर कितना में बेचेंगे 80 में, 100 से घटा के लिखते हैं। 10% छूट पर कितना में बेचेंगे 90 में, 100 से घटा के लिखेंगे 10। 2% छूट पर कितना बेचेंगे 100 - 2 98 में। 1% छूट पर कितना बेचेंगे 100 - 1 99 में। यहाँ 25% छूट दे रहा है तो 25% छूट पर कितना में बेचेंगे 100 - 25 यानी 75 में बेचेंगे। और कह रहा है कि कितना में बेच रहे हैं 5175 में, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। कह रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना करते हैं। अंकित मूल्य के लिए कितना गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, बस हो गया। सॉल्व करना खाली 25 × 75 और 25 × 100, 25 × 100। चलिए 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 से काटेंगे तो 17 × 51 और 25 × 75। अब इसको खाली सोल्व कर लेना है। 17 × 64 25 × 100 6900 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा 4 से 1725 में, 6900 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है क्या, कहता है 44 आम, 121 केला और 11 सेब हैं। इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। सबसे पहले देखिए आपके पास 44 आम है, 121 केला है और 11 सेब है। सबसे पहले इसका आप SCF निकाल लीजिए। SCF मासा आप निकाल लीजिएगा, इसका मासा 11 आ जाएगा। ठीक है, मासा कैसे निकालते हैं, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखते हैं। सबसे छोटा कौन सा 11 है। अगर सबसे छोटा वाला नंबर बाकी सबको काट कर दे रहा है मतलब वही वाला SCF होगा। अगर सबसे छोटा वाला नंबर बाकी सबको कट कर दिया तो वही आपका SCF हो जाएगा। तो 11 जो है आपका 121 को तो काट ही देगा, चूँकि 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, काट देगा। और 11 44 को भी काट दे रहा है। तो सबसे छोटा वाला नंबर अगर बाकी सारे नंबर को काट दे रहा है मतलब वही आपका क्या है SCF है। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे छोटा नंबर देखिए, क्या ये नंबर बाकी सबको कट कर रहा है, हाँ तो SCF यही है। अगर नहीं कट कर पा रहा है तो SCF ये नहीं होगा, इसका दूसरा मल्टीपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल कट कर रहा है तो यही आपका क्या हो गया SCF हो गया। यानी SCF कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए SCF का क्या मतलब होता है। SCF का मतलब क्या है कि एक पंक्ति में आप कितना फल रख सकते हैं। ये जो पंक्ति है आपका, ये पंक्ति में कितना फल रख सकते हैं, कितना फल आप एक पंक्ति में रख सकते हैं। तो SCF 11 है, मतलब एक पंक्ति में आप 11 फल रख सकते हैं। कितना फल रख सकते हैं एक पंक्ति में 11 फल रख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है टोटल कितना पंक्ति हमको लगेगा, टोटल पंक्ति बच रहा है। तो एक पंक्ति में 11 फल रख रहे हैं, टोटल 44 आम है, मतलब कि 4 पंक्ति इससे बन जाएगा। एक पंक्ति में 11 फल, 44 आम है तो 11, अगर 44 आम टोटल है तो 44 में 11 से भाग देंगे मतलब 4 पंक्ति यहाँ से बनेगा। 121 केला है, एक पंक्ति में 11 केला है, मतलब 121 यानी 11 पंक्ति यहाँ से बन जाएगा। और 11 सेब है, एक पंक्ति में 11 ही फल रखना है, यानी एक यहाँ से बन जाएगा पंक्ति। टोटल पंक्ति कितना जाएगा 11 4 15 1 16। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना आ गया 16। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसका SCF निकाल लीजिएगा। SCF आपको ये बताएगा कि एक पंक्ति में कितना फल हो सकता है। अधिक से अधिक एक पंक्ति में कितना फल हो सकता है, तो अधिक से अधिक एक पंक्ति में 11 फल होगा। ठीक है, तो 11 फल आ गया। चूँकि 44 आम है, आम आपका क्या है 44 है, तो एक पंक्ति में 11 फल, तो 44 फल के लिए 4 पंक्ति लगेगा। 121 फल के लिए 11 पंक्ति लगेगा। 11 फल के लिए एक ही पंक्ति लगेगा, चूँकि एक पंक्ति में 11 ही रहता है। टोटल मिलाकर कितना पंक्ति हो गया 16। चलिए
लास्ट सवाल, चूँकि जीडी में आपका 20 सवाल पूछता है मैथ्स का, लास्ट सवाल कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इससे क्या होगा कि आपके दूसरे लोग जो भी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे, अगर उन्हें मैथ्स में दिक्कत होगा तो इससे उनको भी हेल्प मिल जाएगा। चलिए लास्ट सवाल आपका क्या है, 175 गुना 72 भागा 24 प्लस 5। यहाँ देखिए 175 गुना 72, आपको सबसे पहले पता है कि भागा क्रिया होता है, गुना और भागा जोड़ यहाँ पे है, मतलब गुना भागा जोड़ में क्या होगा, सबसे पहले भागा क्रिया होगा। तो 24 भागा 72 है, 24 भागा 72 है, सॉरी 72 भागा 24 है, प्लस 5 गुना 20 भागा 2, 24 दिया 72, 175 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 दिया 15, 17 दिया 51, 1 52 प्लस 5 गुना 20 भागा 2। भाग से पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, भाग से पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, क्योंकि पहले सबसे पहले ब्रैकेट का ही क्रिया होता है। तो 525 प्लस 5 530 गुना 20, ठीक है। अब भागा क्रिया करेंगे, भागा मतलब क्या है, ऐसे ही भागा 2 मतलब भागा 2 कर दिए, 20 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 530 गुना, ये 53 है, 53 लिख दिए, 1 0 2 0 है, यानी कितना आ जाएगा 5300, ठीक है। थैंक यू।